अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बिल्कुल बखैर आफियत ही गुजर रहे होंगे। आज के हम शो में बात करने जा रहे हैं तिब्बे नबवी के हवाले से। और तिब्बे नबवी की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले तो इस बात का जान लेना बहुत ज़रूरी है कि तिब्बे नबवी का ताल्लुक है आपके एतकाद और यकीन के साथ। यानी जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबीब आज़म जानता है उसके लिए तो तिब्बे नबवी में शिफा ही शिफा है, हिकमत ही हिकमत है। दूसरी चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि तिब्बे नबवी जो है वो दर हकीकत एक वही है। खुदा ताला ने दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतारी है जिसका इलाज खुदा ताला ने पहले हमें ना बता दिया हो। तो ये बात समझ लेना बड़ा ज़रूरी है कि तिब्बे नबवी जो है इसमें वही हिकमत मौजूद है जो खुदा ताला ने अपने लोगों के इलाज के लिए, अपने लोगों की बीमारियों से निजात के लिए उसमें हिकमत रखी हुई है। तो ये बात मान लें कि पहले तिब्बे नबवी जो है वो वही है। जबकि अगर हम दुनियावी इलाज की बात करें तो दुनियावी इलाज जो सारा का सारा है वो तजर्बे पे बेस्ड है। तो तजर्बा डेफिनेटली बेशक आपकी यकीन से बहुत करीब तर होता है। लोग जो चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं उस चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन ये बात भी वजह है कि कभी भी वो वही के मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। तो अगर कोई शख्स चाहता है कि तिब्बे नबवी से अपना इलाज करे और तिब्बे नबवी से शिफा हासिल करे तो इसके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे अहम चीज़ और ज़रूरी चीज़ ये है कि उसका एतकाद और यकीन मुस्तहकम हो। आज के हम शो में जिन चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो मौजूदा हालात में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो कोरोना की वबा ऐसी है जिससे लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। तिब्बे नबवी में अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं, इस पर एक तो आज के शो में बात की जाएगी। दूसरा, अगर आप देखें और अपने आस पास नज़र दौड़ाएं तो हर एक के बाद दूसरा बंदा जो है वो या तो ब्लड प्रेशर का शिकार है, नहीं तो फिर शुगर का शिकार है। ऐसे में होता कुछ यूँ है कि जब आपको ब्लड प्रेशर का मसला बहुत ज़्यादा रहता है या शुगर का इशू बहुत ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली आप रोज़े भी प्रॉपरली नहीं रख पा रहे होते। आपको अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी होती हैं, आपको अपना ख्याल जो है वो दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि तिब्बे नबवी के थ्रू हम इन ख़ास दो बीमारियों का जो कि हमारे माशरे में बहुत कॉमन होती जा रही है, इनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तिब्बे नबवी भी मौजूद होंगे और मौजूद होंगे हमारे साथ शेफ़ जिनसे हम जानेंगे मज़ेदार सी रेसिपीज। मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। रौनक के रमजान में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी रुख करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। इफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड में आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, दर हकीकत अगर आप लोगों ने ड्रामा सीरियल रतुकुल गाजी देखा है तो हमेशा आप देखते होंगे कि जब भी वो खाना खाते हैं और बैठ के सब एक साथ इकट्ठे एक टेबल पर बैठे होते थे तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं खाने की उधर रखी हुई होती थी। आज जो है हम उन्हीं में से आज एक डिश बनाने जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या हैं ये सब हमें बताएंगे शेफ़ यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप मेरा ख्याल है डायरेक्ट वही डिश ले आए हैं जो हम वहाँ पर टेबल पर देखते थे और अक्सर सोचते थे कि यार ये टर्किश खाने जो है वो कैसे बनते हैं। ऑफ कोर्स मैंने सोचा कि इतने दिन से काफ़ी सारे डिशेस हम बना रहे हैं, लेबनीज़, इटालियन, तो आज तुर्की की डिश भी एक बना लेते हैं। अच्छा, ये इसकी एक हिस्ट्री बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री है कि ये इस डिश का नाम है इमाम बलिदी। इमाम बलिदी बेसिकली जो है एक अनातोलिया की रियासत है, सोगोट टाउन। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, उस ड्रामे के अंदर सोगोत कबीला और काई कबीला का नाम लेते हैं। तो उस टाउन की ये डिश है जिसके जो तुर्कमान थे ट्राइबल उस्मान गाजी थे, शायद आप लोग को जानते भी हैं, अर्तगल गाजी के जो बेटे थे उस्मान गाजी। तो बेसिकली ये सोगोत कबीले की डिश है, अनातोलिया की रियासत है, ओरिजिन इसका तुर्की है। तो इमाम बलिदी ये डिश हम बनाएंगे तुर्की के लिए। तो इसके साथ हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, हमारे पास ये एग प्लांट्स हैं, अनियन हमारे पास मौजूद है, टमाटोज़ हैं, धनिया हमारे पास है, लेमन जूस है हमारे पास, चॉप गार्लिक है, ऑलिव ऑयल है और क्रश ब्लैक पेपर है, साथ में हमारे पास पार्सले। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा इसका इमाम बलिदी बनाने का, वो हम सबसे पहले जो बैंगन है इसको चार तरफ से काट के इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि आज की जो हमारी डिश बन रही है टर्किश डिश, उसमें किसी किस्म का कोई भी मीट इन्वॉल्व नहीं है। हम सिर्फ सब्जियों के साथ आज अपनी डिश को बनाने जा रहे हैं।
और बहुत बड़े बड़े फैंस हैं हमारे पास पाकिस्तान में टर्किश ड्रामा सीरियल्स के, ख़ास करके अर्तुगरुल के। और जो भी मेरा ख्याल है जिसने देखा है वो डेफिनेटली इस कबीले सोगुत कबीले को भी जानता होगा, और उन्हीं की एक ख़ास डिश जो है वो आज हम बनाने जा रहे हैं। ओरिजिन उसका हमें शेफ़ ने बता दिया है, अब ये रेसिपी बनेगी किस तरह से, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। हम सबसे पहले पहले जो है हमने जो 2 से 3 बैगन से इसको हमने फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और डालडा कलौंजी ऑयल जो कि जिसमें हम ये फ्राई करेंगे आज। अच्छा, डालडा कलौंजी ऑयल की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि बच्चे जो है ना कलौंजी खाते नहीं हैं, तो इन्होंने ये जो बड़ी अच्छी इन्वेंशन की है ना कि कलौंजी के साथ किनोला ऑयल, तो ये समझ लें कि बच्चे ना भी खाते हैं तो उनको कम से कम उसकी न्यूट्रिशन जो है ईजिली मिल जाती है इस ऑयल के थ्रू। नहीं, दैट इज़ वेरी राइट, क्योंकि हमारे बच्चे ख़ासकर जो आप उनके खाने बना रहे होते हैं तो हमें हमारी सबसे पहली सोच ये होती है कि हम जो चीज़ उनके लिए जिसमें खाना बनाने जा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, वो ऑयल हो। यूजुअली लोग बच्चों के खाने बटर में बनाते हैं, लेकिन आपको एट टाइम्स ऐसे होता है कि बटर में बने हुए खाने आप ज़्यादा देर तक बच्चों को सर्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई ऑयल ही हम ऐसे इस्तेमाल करें जो कि जिसमें न्यूट्रिशंस पूरे हों, भरपूर हों, और हमारे बच्चों की सेहत पर जो है वो उसके मुस्बत असरात पड़े। तो बेहतर ये होता है कि आप कलौंजी का जो ऑयल है, डालडा कलौंजी कनोला ऑयल, उसका इस्तेमाल करें। और आज हम चूँकि बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के हवाले से, तो इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट उसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो अपनी अगर डेली लाइफ को, अपनी डेली खाने की हैबिट को आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है डालडा का कलौंजी कनोला ऑयल इस्तेमाल करें अपने घरों में। अच्छा, कुछ इस तरह से आपने इसको जो है जो आप पीलिंग जो इसकी करेंगे वो तीन तरीके से करेंगे, एक यहाँ से और एक इस राउंड से और तीसरा यहाँ से। तो इस तरह से ये 3 राउंड्स बन जाएंगे। इसको हम जो है डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के बाद इसका जो स्टफिंग का प्रोसेस है वो हम हैंड टू हैंड बनाएंगे यहाँ पर अला मिनट। अच्छा शेफ़, इसको हमने इतना आधा आधा करके क्यों काटा है, मतलब पूरा पील क्यों नहीं? देखें, बेसिकली वो जिस हिसाब से ट्रेडिशनल के हिसाब से खाते थे ना, आजकल तो लोग बना रहे हैं बस नॉर्मली बना दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लेटिंग और जिस तरह से वो एक ऑथेंटिक ईटिंग करते थे ना उस हिसाब से मैं बनाऊँ। तो वो कुछ इस तरह से करते थे। इसको आप जो है ना उस वक्त ज़ाहिर सी बात है फ्राई के कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो इसको ग्रिल भी कर लिया जाता था बेसिकली। अगर आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, इसको आपने एक एक करके इसमें फ्राई कर देना है। तेल आपका ज़्यादा गर्म ना हो, बस नॉर्मल हो चुका है, इतने बबल्स होने चाहिए। ज़्यादा अगर होगा तो ये बहुत जल्दी कलर पकड़ लेगा, ठीक है। That's it. अच्छा, हमें लेनी भी इसी तरह की, इसी शेप की लेनी है हमने बैंगन। ऑफ कोर्स ये होना भी इसी शेप का चाहिए, राउंड नहीं हो तौर सकती पे जी। उसके बाद जो है इसमें हमने जो स्टफिंग के लिए यूज़ होगी अनियन वगैरह वो हम काट लेते हैं। अच्छा, हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे? जी, इसके अंदर स्टफिंग होगी। बहुत ही लाइट सी डिश है और बहुत ही सिंपल डिश है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है। और मैं देख रही हूँ शेफ आज स्पाइसेस भी हमारे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नमक है और काली मिर्चें ही हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स, और साथ में ऑलिव ऑयल है और लेमन जूस है हमारे पास। ओके, ऑलराइट। इसको जो है आपने यहाँ पे इस तरह से यूजुअली जो टर्किश फूड होता है वो बहुत से कुजीन्स के खानों का मिक्सचर होता है, मुख्तलिफ जगहों से इंस्पायर्ड इनकी डिशेस होती हैं, और जब सब मिल जाता है तो वो मिलकर टर्किश डिश बन जाती है। आज जो है हम बना रहे हैं, इसका नाम आपने क्या बताया था डिश का? इमाम बेल्दी। इमाम बेल्दी बना रहे हैं, और टोटली वेजिटेबल्स पर ये बेस्ड है हमारी जो आज की डिश है। इसके साथ आज हम एक ड्रिंक भी बनाएंगे, और ड्रिंक का नाम भी बताइएगा ज़रा हमें। ड्रिंक का नाम है हनी लाइम सोडा, जो कि बेसिकली एक मैं चाहता हूँ कि अफ्तार के बाद एक एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक हो, तो हनी लाइम सोडा हम बनाएंगे। राइट, दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए बड़ी बेहतरीन है। शहद के तो बेपनाह फ़वाइद हम अक्सर उसका शो में ज़िक्र करते ही रहते हैं, लेकिन लेमन जो है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपको फौरी तौर पर एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। उसके साथ आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी सिस्टम को सेट रखने के लिए, सब चीज़ों के लिए लेमन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट है। विटामिन सी की से रिच रहता है, तो इट्स बेटर कि आप अपने खानों के अंदर जो है इसका बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करते रहें।
अब आप जो है थोड़े से टमाटर जो है इसके क्यूब्स फॉर्म में कर लेंगे। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि हमारे पास एक कॉलर थे पहले, मोहम्मद आसिम साहब, जिनकी एक ये फरमाइश थी और जिनकी फरमाइश भी पूरी की जा रही है। तो कोई कॉलर भी ये ना सोचे कि जी हमारी लाइन कट गई थी और हमारी फरमाइश पूरी नहीं हुई है, तो आज उन्हीं की फरमाइश पे थोड़ा सा ये रिलेट बन रहा है उनका। चलिए जनाब, जब तक हम अपने इन चीज़ों को फ्राई करते हैं, इसकी गार्निशिंग के लिए चीज़ें तैयार करते हैं, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। किचन काउंटर पर हम मौजूद है और हमारी इस वक्त बैंगन जो है वो बेसिकली फ्राई हो चुके हैं। क्या करने लगे नेक्स्ट हम? अच्छा, नेक्स्ट जो है इसका बैंगन हमारे पास फ्राई हो गए, ठीक है। अब हमारे पास अनियन, गार्लिक, ऑलिव ऑयल के अंदर ही हम सौते करेंगे, ठीक है। ये सौते करने के बाद अलग डिश आउट करेंगे और जो टमाटोज़ हैं ये जस्ट ऑलिव ऑयल और गार्लिक के अंदर सीजन होंगे, जो कि इसकी गार्निश के लिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब तकरीबन, और आपका जो गार्लिक है ये 1 टेबल स्पून एटलीस्ट। ये आपने सौते कर लेना है। बहुत ही सिंपल उनकी डिश है। एक जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा वो लोग खा रहे होते हैं, तो जो उनके जो मीट वगैरह होते हैं वो भी जस्ट नमकीन होते हैं, कोई ख़ास स्पाइस नहीं होता उसमें, नॉर्मल सीजनिंग सॉल्ट पेपर की हुई भी होती है और वो उसी से ईटिंग कर रहे होते हैं। तभी मैं आज ये देख रही थी कि हमारे पास जो स्पाइसेस यहाँ पर हैं वो बहुत ज़्यादा कोई मिर्च मसाले यहाँ पर नहीं है, ख़ासकर सिर्फ एक क्रश ब्लैक पेपर है और उसके साथ सॉल्ट मौजूद है यहाँ पर सीजनिंग के लिए। आज जो हम डिश बना रहे हैं जनाब, आपको इस डिश के हवाले से बताते चलें कि ये डिश जो है वो 13th सेंचुरी की डिश है और बिल्कुल ऑथेंटिक जैसे बनती है वैसे ही उसको बना रहे हैं हम। तो अभी हम लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहेगा। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज हमारी एक टर्किश डिश बन रही है, रेसिपी की जाने बढ़ेंगे। शेफ, क्या क्या किया अभी तक आपने इसमें? इस वक्त जो है जो बैंगन हमने फ्राई किए थे उसको हमने इस तरह से खोल के लगा दिए, ठीक है। और जो हमारे पास अनियन की फिलिंग थी जो हमने बनाई थी, गार्लिक को हमने सौते किया था, अनियन सौते करके, लेमन जूस, सॉल्ट पेपर, ऑलिव ऑयल के साथ जो हमने सौते किया था, वो फिलिंग ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो टमाटो सॉस की फिलिंग है वो एक सेपरेट बनेगी, वो उसी तरह से जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जस्ट ये फिलिंग आपने कर देनी है इसमें, जो एज पर ट्रेडिशनल जाती है और इसी तरह से जाएगी ये, ठीक है जी। राइट, दैट्स इट। बाकी का जो टमाटर है आपका, उसको भी आपने अच्छे से सौते करना है। थोड़ा सा आप चाहें तो वाटर ऐड कर सकते हैं। हमने टमाटो की उसमें कैसे बनाया है, लाइक इसकी क्या ग्रेवी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं हम? इसमें जो है हमने ऑलिव ऑयल, जस्ट गार्लिक और सॉल्ट पेपर के साथ हमने सौते किया। बहुत ही सिंपल, दोनों को किया है हमने, लेकिन एक ही तरह से पर अलग अलग। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने जब अनियन को किया था सौते तो हमने उसमें लेमन डाला था, इसमें हमने लेमन ऐड जी, और उसके अलावा हमने उसके अंदर कोरिएंडर भी ऐड किया था, जो कि चॉप धनिया था हमारे पास, वो भी हमने थोड़ा सा ऐड किया था उसमें। दैट्स इट। इसका हल्का से जब पल्प ऐड बन जाएगा तो आपने ये इसको इस तरह से इसके गार्निश करनी है, जब तक हम अपने ड्रिंक की तरफ जाते हैं। निहायत ही इंटरेस्टिंग डिश है। यूजुअली लोग समझते हैं कि जी मीट के बगैर खाना अच्छा नहीं बनेगा और दिन में एक टाइम पर तो मीट होना चाहिए, लेकिन अगर डिशेस इस तरह की हों तो फिर डेफिनेटली आपको वेजिस खाने पे भी बहुत मज़ा आता है। आज हमने जिस तरह से ये डिश बनाई है, आपको मैं बता रही थी कि ये 13th सेंचुरी की डिश है और इसको बिल्कुल शेफ़ ने ऑथेंटिक तरीके से ही बनाने की कोशिश की है। जो उनकी रेसिपी में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल हमने इस्तेमाल किया, हमने उसके अलावा जो दीगर जो अज्जा इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी एग्जैक्टली वही हैं जो इस रेसिपी का खासा है। अब हम ड्रिंक की जाने बढ़ेंगे। ड्रिंक में शेफ बताइएगा क्या क्या हम ऐड कर रहे हैं? फर्स्ट ड्रिंक में जो है हमने हनी लाइम सोडा बेसिकली हम बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो मिक्सचर है टमाटो का,
ये रेडी है बिल्कुल। ठीक है, दैट्स इट। इस तरह का पल्प हो, ना ज़्यादा लिक्विड हो ना ज़्यादा थिक हो। आपका जो टेक्सचर होना चाहिए टमाटो की ग्रेवी का कंसिस्टेंसी, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, एंड अब हम जाएंगे ड्रिंक की तरफ। इसमें हमने आइस क्यूब्स ऑलरेडी ऐड कर लें। ठीक है, लेमन जूस हमारे पास 2 टेबल स्पून ऑलरेडी मेजर किया हुआ है हमने। हमारे पास हनी मौजूद है। ठीक है, हनी लाइम सोडा है तो ऑब्वियसली हनी आपका ऐड होगा 2 टेबल स्पून के करीब। देन आपने जो है 7 अप ऐड कर देनी है। लाइम सोडा है, आप चाहे सोडा ऐड कर लें, आप चाहें 7 अप ऐड कर सकते हैं, इससे और अच्छा आपका जो है टेस्ट आ जाता है। दैट्स इट। देन आपने इसको शेक कर देना है और अच्छे से। ठीक है, हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है, ड्रिंक भी बन चुकी है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी जो है वो हमने इस डिश को भी तैयार कर लिया है और जो ड्रिंक है हमारी वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। ज़बरदस्त। शेफ, एक बार हम चाहेंगे कि आप इन दोनों डिशेस का नाम दोबारा से बता दें, जो डिश आपने बनाई है और जो ड्रिंक आपने बनाई है, दोनों का नाम एक जी। बार इसका जो डिश का नाम है हमारे पास, वो हमने बनाई है इमाम बलीदी। ठीक है, बेसिकली। और इमाम बलीदी जो है टर्किश कुजीन की डिश है हमारे पास। ठीक है, टर्की की डिश है बेसिकली। इसकी गार्निश पे जस्ट आपने कोरिएंडर ऐड करना है। ठीक, पार्सली भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि पार्सली उस वक्त के हिसाब से जो है। चलिए जी, हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है। थैंक यू सो मच शेफ, आपने हमें दोनों ही बहुत मज़ेदार सी चीज़ें आज बनाकर दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही ट्रेडिशनल सी आज हमने डिश बनाई है। उम्मीद करते हैं कि आप अगर घर पे ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज के शो में हम बात कर रहे हैं तिब्बे नबवी से। हम किस तरह अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर तौर पर उसको फंक्शन करा सकते हैं, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज माहिर तिब्बे नबवी तारिक हकीम साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी तारिक साहब के इम्यूनिटी क्या चीज़ है, इम्यून सिस्टम हमारा कैसे फंक्शन करता है और तिब्बे नबवी में ख़ासकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या बताया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी बॉडी में तकरीबन 11 किस्म के सिस्टम जो हैं वो फंक्शन करते हैं। हर सिस्टम का एक अपना फंक्शन होता है हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। उनमें एक सिस्टम जो है वो है इम्यून सिस्टम, जिसको हम कहते हैं। अगर हम आम ज़बान में बात करें तो इसको हम कहेंगे कुव्वत मुदाफ़ियत। इसका काम ये होता है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत करता है ये हमारी बॉडी की हर किस्म के वायरस से, जरासीम से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अगर आपको खुदा न खासा इंजरी हो जाती है उससे, या कोई और किस्म की कोई डिजीज़ ऐसी आती है जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन पैदा करती है, उससे ये हमें महफूज रखता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और ये एक अल्लाह ताला ने एक फ़ौज भर दी है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमें बचाती है हर किस्म के जितने भी इस तरह के, जो आप देखें फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस है, जरासीम है, बैक्टीरिया है, हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं। और इस तरह वैसे दूसरे ग़िज़ा के ज़रिए या गंदा पानी हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हम डाइट लेते हैं, इन सब से हमें बचाने के लिए जो इनमें जितने भी नुकसानदेह जरासीम होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया या मादे होते हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करता है हमें हमारा इम्यून सिस्टम। ये इसका फंक्शन है हमारी बॉडी में मेन। सही। तो तिब्बे नबवी में हमें क्या बताया गया है, हम कैसे अपनी ग़िज़ा में क्या चीज़ शामिल करें जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को या अपनी क़ुव्वत फ़ातियत को जो है वो बढ़ा सकते हैं? देखें, तिब्बे नबवी में अगर देखें तो हमें जो है
एतदाल में रहना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एतदाल में रखना है। और तिब्बे नबवी की अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो उसमें जिंजर, अदरक, हनी और कोलोंजी, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। जिंजर के बारे में कुरान करीम में सूरह दाहर में आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में जन्नतियों को जो मशरूब पिलाया जाएगा जिस बर्तन में, उनमें जंजबील की अमेज़श होगी। इसका जिक्र कुरान करीम में भी है जंजबील का। और कोलोंजी के बारे में हदीस है कि जी ये स्वाय मौत, इसमें शिफा है। और हनी के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है वाज़ा मेरे तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो इन तीनों का आपने एक मरकब तैयार करना है। उसमें आप करेंगे ये कि कोलोंजी लेनी है आपने 50 ग्राम, और उसके साथ आपने हनी जो है वो ले लेना है आपने 150 ग्राम, और जिंजर का पाउडर आपने लेना है 50 ग्राम। तीनों चीज़ों का मिक्स कर लें और रोज़ाना आप 1 टीस्पून सुबह ले लिया करें या रात को सोते वक्त ले लें सॉरी। तो इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत बूस्ट होगा। तो हमारा जब इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो हम इसी से हम इन्फेक्शन से भी बच पाएंगे, या हमें इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है, जैसे सीजनल नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू जो रहता है, हमें उससे बचने के लिए क्या करें? देखें, उसमें ये है कि ये जो होते हैं मुतअद्दी अमराज हम इसको कह सकते हैं, कंटेजियस अमराज जितने इसको हम कहते हैं, इसमें ये थोड़ी सी हमें तिब्बे नबवी से हदायत भी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मरीज़ जो मुतअद्दी मर्ज़ में मुब्तला हो, उससे क्या है कम से कम 1 से 2 तीर का फासला रखें आप बात करते वक्त, ठीक है, उस कमरे। तो इसमें एहतियात हमें ये करनी है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ जो है अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए चंद एक बातों का हमने ख्याल रखना है। वो कितनी ज़्यादा नहीं है, जिसमें सबसे पहले ये एक आता है कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने जो चीज़ है वो है विटामिन सी। अगर आपने डेली बुनियाद पे विटामिन सी ले रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि हमें रोज़ाना लेना पड़ता है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता ये, ना ही हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है। तो जितने सिट्रस फ्रूट हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है, जितनी ज़मीन के अंदर से पैदा होने वाली सब्जियां उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, और इसके अलावा जितनी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां चीज़ें इनमें सब में विटामिन सी जो है मौजूद होता है, और ये हमारे सिस्टम को विटामिन जो है हमारा इम्यून सिस्टम उसको बूस्ट भी करती हैं चीज़ें। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्या उनका इम्यून सिस्टम भी स्लो होता है? 100%। वो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अच्छा, फिर ऐसी डिजीज़ में मुब्तला लोग जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, या हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, या हार्ट के पेशेंट होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इनको अपने इम्यून सिस्टम को पावरफुल रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, नींद की कमी भी क्या हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है? ऐसे कि अगर हम अपनी डाइट तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, आपने जैसे कहा कि अपनी डेली रूटीन में हम सिट्रस फ्रूट्स को शामिल कर लें, विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी नींद हमारी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो क्या इससे भी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? 100%, 100% आप ये कह सकते हैं कि नींद जो है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। अगर आप नींद नहीं लेते तो आप कमज़ोर होते हैं। कैसे? जब हम नींद लेते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर एक और जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम जो अपना काम शुरू कर देता है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी टूट फुट होती है, हम सारा दिन काम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, या मेंटली जो है हम दिमागी हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो होती हैं, तो इसमें हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यू में टूट फुट होती है, तो उस सब को रिपेयर करने के लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। और ये मोबाइल जो है, मैं इसको अल्लाह की नेमत भी कह सकता हूँ और एक बहुत बड़ा अपने लिए एक मुसीबत भी कह सकता हूँ, कि आजकल देखा जाए तो ख़ास तौर पर यंगस्टर बच्चियाँ जैसे आप जैसे लोग, सारे नौजवान जो हैं उनके लिए, कि जब आप रात को इसकी स्क्रीन पे स्पेशली इंटरटेनमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके नींद को ख़त्म करता है और आपके इम्यून सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा वीक करता है। आपको बहुत ज़्यादा 9-10 बजे तक आप अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दीजिए और आप सोए, क्योंकि ये वो टाइम होता है आपकी नींद का। आपकी बॉडी के अंदर जो है उसके ऐसे केमिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि आपको सोना है, आपको सोना है, लेकिन जब तक ये इसकी स्क्रीन ऑन है या बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट्स ऑन है,
तो आपको नींद नहीं आएगी। और ऐसे भी होता है कि आप बीच में भी उठते हैं बार बार, अगर आपको वॉशरूम के लिए भी उठकर जाना तब भी मोबाइल फ़ोन चेक किया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर आँख खुल रही है तब भी मोबाइल फ़ोन, और उससे बहुत ही जो आप 8 घंटे की नींद में अगर 4 बार आप उठ के मोबाइल फ़ोन ही देख रहे हैं तो उससे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप बार बार, और आप प्रॉपर एक जो 8 घंटे की नींद जिसे कहा जाता है वो नहीं ले पा रहे होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, एक तो हम इम्यूनिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारी डेली जो रूटीन है या डेली उसमें हम किस तरह से अपनी रूटीन को प्लान कर सकते हैं, कोई एक प्लान जो हमें फॉलो करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? देखें, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में जाएं तो उसमें हमें जो सबसे चीज़ें पहले नज़र आती हैं उसमें ये होता है कि हमारा खाने का वक्त, सोने का वक्त, जागने का वक्त, काम करने का वक्त, ये सारी चीज़ें आप देखें तो सुबह जल्दी उठना, जल्द नाश्ता करना, और उसके बाद जो है रात को जल्दी सोना, रात का खाना जल्दी खाना, नींद एक प्रॉपर तरीके से लेना। ये अगर हम अपनी जो हमारी डाइट है, जो ग़िज़ा है, उसमें से जितने भी हम जिस तरह आजकल लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डीप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं, तो इनसे हमें बचना है। एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, वॉक ज़रूर लेनी चाहिए, ये डेली की रूटीन में आपकी होना चाहिए। आप जब वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है और आपकी बॉडी के दूर दूर के टिश्यू जो सेल्स होते हैं वहाँ तक भी ब्लड आपका जाता है और वहाँ ऑक्सीजन पहुँचती है, वो आपके सेल्स हेल्दी होते हैं। इसलिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वॉक, एक्सरसाइज ये ज़रूर करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज और वॉक और साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कभी आप रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं और रात में सो रहे हैं। खाना आपने कभी सुबह 9 बजे खाया है, कभी खाना आप दोपहर 12 बजे खा रहे हैं। तो ये टाइम प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, सब में टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से मज़ीद भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है या क्या अलामात है हमारे इम्यून सिस्टम के लो होने की। सब पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। इम्यून सिस्टम के बेहतरीन फंक्शन के लिए सभी लोग कहते हैं कि जनाब स्मोकिंग ना कीजिए, एक्सरसाइज डेली कीजिए, सब्जियां खाएं, फल खाएं। लेकिन आज हमने हकीम साहब से तिब्बे नबवी में वो टोटका जाना है कि जिसके थ्रू हम नेचुरली भी अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रख सकते हैं, उसको अच्छा प्रॉपरली फंक्शन करवा सकते हैं। और उसमें उन्होंने जिंजर का एक जिक्र किया था। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जिंजर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने पकाने में, क्या वो काफ़ी है या इसकी कोई ड्रिंक्स भी हमें बना के पीनी चाहिए जिंजर की? बिल्कुल, देखें, जिंजर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन जो है, बल्कि हमारे जितने पाकिस्तानी खाने हैं उनमें जिंजर का ज़रूर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप जिंजर का मुरब्बा मिल जाता है आपको मार्केट में, जिंजर का मुरब्बा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा आप ले लें, वो आप इस्तेमाल करें। जिंजर का कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर का अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर का जो रस है उसको आप हनी में शामिल करके आप ले सकते हैं। वो लोग जिनका गला ख़राब रहता है, जिनके हलक में बलगम रेशा गिरता रहता है और बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन हो जाती है, उनके गले में इन्फेक्शन, स्पेशली उनका गला जो है, उसके लिए हनी, इसको जिंजर को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप जिंजर का कहवा ले सकते हैं, दूसरा आप जिंजर का रस जो है उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं हनी में। आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा सीने में जकड़न होती है, बलगम होती, जमी होती, गले में निकल नहीं रही होती, सांस नहीं उनको आ रहा होता। उस सूरत में भी आप जिंजर को और हनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये करना होता है आपने कि 1 टीस्पून जिंजर का रस और 3 टीस्पून आपने हनी के लेने हैं, मिक्स करके रख लें और इसको आप चाटते रहें, या 1 टीस्पून आप ले लें सुबह शाम, ये अच्छा है। कहवा आप ले सकते हैं जिंजर का, 1 टुकड़ा 3 इंच का जिंजर का लें, 1 कप पानी में आप इसको बॉईल करें और इसमें हनी शामिल कर लें, गुड़ शामिल कर लें, ये आप ले लें, ये आपके गले के लिए और आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा, और आपको इन्फेक्शन से भी साथ हर किस्म की इन्फेक्शन से महफूज रखता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, इसकी क्या अलामात है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है? देखिए, बहुत ही आसान सा है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, हर किस्म के वायरस से, जरासीम से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। अगर इंजरी हो जाती है उससे बचाता है, अगर आपके ज़ख्म हो जाता है फ़ौरन उसको हील करने के लिए करता है, हमें मुख्तलिफ बीमारी से बचाता है। जब आप देखें कि आपको कोई बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है।
आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी कोई ज़ख़म हो गया, हील नहीं हो रहा, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार रहते हैं, हर वक्त बीमार रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। ये इसकी बहुत अहम सी अलामत है जो मैंने आपको बताया। हमने आज ज़्यादातर फोकस रखा है कि हम नेचुरली किस तरह से अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन हकीम साहब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू या आप मेडिसिन के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्या उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर आप नेचर के करीब रहें तो वो ज़्यादा अच्छा। नेचुरल जो फूड सप्लीमेंट होते हैं वो आप इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर जो आप दूसरे सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अगर केमिकल भी साथ में शामिल हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन आप जब नेचुरल फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो उनसे आपको कोई नुकसान नहीं। जैसे अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं, कोरोना का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा जो है वो घंटी बजा रहा है, तो ऐसे में जब आया भी था कोरोना तब भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आप ना विटामिन सी के जो कैल्शियम की गोलियां हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन हमने ये सवाल इसलिए कर लिया ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि नेचुरल जो सोर्स है विटामिन सी का वो आपके फ्रूट्स हैं। इट्स बेटर कि आप बजाय मेडिसिन पे पैसे स्पेंड करें, उससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्रूट्स पर जो है वो पैसे स्पेंड करें, और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं जिसके अंदर हमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे ऑरेंज इज़ रिच ऑफ विटामिन सी, उसके अलावा लेमन है, और इसके अलावा कौन मैंगो आ रहा है, अभी आपके पास मैंगो आ रहा है, केला है, ये सारी चीज़ें हैं इनमें। अच्छा, फिर एक मज़े की बात ये है कि आपको इन चीज़ों में अगर आप बाज़ार से लेते हैं सिर्फ विटामिन सी की टैबलेट ले लेते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं तो उसमें सिर्फ विटामिन सी है, लेकिन जब आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको सिर्फ विटामिन सी नहीं मिलता, उसमें विटामिन बी भी हो सकता है, विटामिन ए भी हो सकता है, उसमें आपको नमकियात भी मिलते हैं, उसमें आपको प्रोटीन भी मिलती है, नेचुरल प्रोटीन जो इनसे हर्ब से हमें मिलती है वो मिलती है, यानी और बहुत सी चीज़ें फ़ायदे आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें ये अगर आप नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल। अच्छा हकीम साहब, मैं अभी सोच रही थी कि हमारा जिस तरह का ये दौर है, हम सब डिजिटलाइज हो चुका है, हर चीज़ हमारी आसानी से हो जाती है, हमारे पास मशीन्स मौजूद हैं, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हुआ करता था तो वहाँ पर तो हर चीज़ अपने हाथों से करनी थी, मेहनत मुशक्क़त का काम था, इवन आटा भी बना रहे हैं तो चक्की से पीसना पड़ता था। तो ऐसे में वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या पूरे दिन बग़ैर थकावट के एक मजबूत जिस्म के साथ अपनी मेहनत मुशक्क़त करने के लिए क्या किया करते थे? कोई ख़ास उनकी ज़िंदगी से हमें कोई देखें, उनकी जो ज़िंदगी थी बिल्कुल सिंपल और सादा थी, उसमें कोई बनावट नहीं थी। उस वक़्त किसी किस्म के कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होते थे ग़िज़ा में, बिल्कुल सादा ग़िज़ा होती थी। और दूसरी बात ये कि वो अपने हाथों से मेहनत और मुशक्क़त करते थे। जब वो मेहनत और मुशक्क़त करते थे तो उनकी बॉडी डिटॉक्स होती थी, पसीने के ज़रिए उनकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन होते थे खारिज होते थे। अच्छा, वो फिर सिंपल सादा ग़िज़ा, फ्रेश पानी लेते थे, ज़मीन का पानी होता था वो इस्तेमाल करते थे या कुएँ का पानी इस्तेमाल करते थे, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते, उसमें कोई खादें या इस टाइप की चीज़ें नहीं डालते थे उस वक्त ग़िज़ाओं को पैदा करने के लिए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और वो जिस तरह हम सारी रात जागते रहते हैं ऐसा नहीं होता था, वो चलते थे फितरत के साथ, सूरज के साथ, कि जब सूरज तुलू होता था तो वो जागते थे और सूरज गुरूब होने के वक्त वो सो जाते थे। तो इस तरह उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो, उन्होंने अपनी सादा ज़िंदगी गुजारी और हर चीज़ का एक टाइम रखा, वक्त पे खाए, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, वक्त पे काम करना, हर चीज़। और फिर वो लोग उस वक्त स्ट्रेस से भी दूर रहते थे, उस वक्त इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो इस वक्त मौजूदा हालात में है वो नहीं होती थी। एक बड़ी और वो कनात पसंद लोग थे, और वो कनात पसंद लोग थे, शुक्रगुजार लोग थे अल्लाह के कि वो ठीक है, जो वो ये नहीं कहते कि यार मैं सबकत ले जाऊँ दूसरे, वो सबकत लेते थे नेकियों में। हम सबकत लेते हैं आजकल कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, तो हम इसमें तो इसमें जो है हम फिर टेंशन में भी होते हैं, एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, तो ये चीज़ें उन लोगों में नहीं थी। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करने के लिए। आपका स्ट्रेस लेना सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए भी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हकीम साहब थे, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम हकीम तारिक अहमद साहब को। जाते जाते कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, चूँकि रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, ऐसे में हम पूरा दिन भूख और प्यास की हालत में रहते हैं, आखिरी अशरा भी है, क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? देखें, मैं यही कहूँगा कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सिंपल और खूबसूरत सा मैसेज के खुश रहिए
और खुशियाँ बांटें। डेफिनेटली अगर आप किसी के लिए अपने दिल में कुछ पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव वाइब्स आपकी किसी के लिए होती हैं तो डेफिनेटली उसका रिटर्न भी जो है आपको वैसा ही मिला होता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप हमारे साथ थे और आज के शो में हमने बात की है जनाब इम्यूनिटी को हम अपने किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद हमारे साथ हकीम आगा साहब मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे शुगर और ब्लड प्रेशर के भी हवाले से। हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आप कुछ बात करेंगे हम शुगर और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनके हवाले से तिब्बी नबी में इसके क्या इलाज बताए गए हैं और हम किस तरह से नेचुरली अपनी शुगर लेवल को ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब, सबसे पहले मैं डायबिटीज़ पर बात करना चाहूँगी और मैं ये जानना चाहूँगी कि हर दूसरे बंदे को ये डायबिटीज़ का इशू है, हमें कैसे पता चल सकता है कि अब हमें अपना टेस्ट करा लेना चाहिए शुगर का? आपकी आवाज़, आपको आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? देखिए जी, अब बेहतर है जी। मैं दो चीज़ें बेटे सबसे पहले करना चाहूँगा जी। बुनियादी तौर पर शुगर जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल के खराबी का शाखसाना है और उसकी वजह से ये तमाम चीजें पैदा होती हैं। आपने सवाल किया कि शुगर के पेशेंट को या जिसको अंदाजा हो उसको शुगर का टेस्ट कब कराना चाहिए, तो मैं इस सिलसिले में दो जवाब दूंगा। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि 40 साल की उम्र के बाद एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट होना चाहिए जो हर 6 महीने बाद कम से कम हर शख्स कराए और उसमें HbA1c टेस्ट करा ले, ताकि अगर शुगर लेवल उसका एवरेज बढ़ रहा है तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करके उसकी कोई सबील कर ले और उसको बेहतर करने के लिए कोई दवा करे। सही। अच्छा जी, मैं दूसरा जवाब चाहूंगा देना। जो शुगर के पेशेंट हैं जी, जो खाने वाली दवाओं पर हैं, उन्हें लाजमन हफ्ते में कम से कम एक मरतबा, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, वरना 2-3 मरतबा हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं उनको कम से कम दिन में 2 मरतबा शुगर टेस्ट करनी चाहिए, इसलिए कि इंसुलिन हमारी जिंदगी में डायबिटीज के लिए आखिरी दवा है और अगर उसकी मिसमैनेजमेंट कर दी जाए तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि डॉक्टर ने लिख दिया कि सुबह 40, वो सुबह 36 लगा रहे हैं, रात को 40 लगा रहे हैं, चाहे वो कोई शरबत पी रहे हैं, चाहे वो बदपरहेजी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि डॉक्टर ने 36 लिखे, मैं 36 लगा रहा हूं। ये बिल्कुल गलत तर्ज अमल है और मेरा अपना ख्याल ये है कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनको हर इंसुलिन की डोज से पहले शुगर टेस्ट करनी चाहिए और 10 दिन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको शुगर के लिए इंसुलिन की मिकदार कम या ज्यादा कितनी करनी है और कब करनी है। ये एक बेहतरीन अमल है जिससे इंशाल्लाह ताला इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशंस, इंसुलिन के लगाने वाले डायबिटीज के पेशेंट में खत्म हो जाएंगे। सही। अच्छा आगा साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि हमेशा डायबिटिक पेशेंट होता है उसको ही कहा जाता है कि आप ये ना खाइए, ये ना खाइए, क्योंकि इससे भी शुगर होगा, इससे भी शुगर होगा, और हमेशा ये पेशेंट्स जो हैं वो इस कश्मकश में रहते हैं कि फिर हम खाएं क्या, अगर आपने हर चीज़ में शुगर, इवन आटे तक में, यानी जो हम रोटी खाते हैं उस तक में शुगर है। तो ये जानना चाहते हैं हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं कि हम ऐसी क्या चीज़ अपनी ग़िज़ा में शामिल करें जो कि हम एक तो खा सकें, दूसरा वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन कर सके। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर कभी इमरजेंसी हो जाए और गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और आप उस गाड़ी में डीजल डाल दें तो वो गाड़ी फक फक करेगी लेकिन चलेगी जरूर। राइट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये तय कर लें कि इंसान की जिंदगी में जो बेसिक चीज है, जो पेट्रोल है, जो फास्ट एनर्जी जो हासिल करता है, वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करता है
शुगर का पेशेंट हो या एक आम इंसान, कार्बोहाइड्रेट के बगैर उसकी जिंदगी का इंजन नहीं चल सकता, उसमें मसाइल पैदा होंगे। वो लोग जो रोटी और चावल बिल्कुल 100% बंद करवा देते हैं, मैं उनसे दस्तबस्तक गुजारिश करता हूं कि इतना बड़ा खराब अमल बिल्कुल ना करें, कम मिकदार करें, इन्हें पोर्शंस कर लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बगैर जिंदगी को चलाना नामुमकिन होगा और वो लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं जो अपनी जिंदगी से कार्बोहाइड्रेट को निकाल कर ओनली बहुत सारे लोग प्रोटीन डाइट पर आ जाते हैं, बहुत सारे लोग कीटो पर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो अपनी जिंदगी से कार्बोहाइड्रेट निकाल देते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं, उनके सिस्टम खराब हो जाते हैं। सही। अच्छा हकीम साहब, ये भी कहा कि जो लोग इंसुलिन पर होते हैं वो कैसे जान छुड़ा सकते हैं इंसुलिन से? कोई तरीका है इससे जान छुड़ाने का भी? देखिए, डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप पर आकर कब शुरू की। देखिए, एक तो टाइप 1 है डायबिटीज, उस टाइप 1 में तो इंसुलिन के बगैर गुजारा ही नहीं है, इसलिए कि इंसुलिन बन ही नहीं रही होती, तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं, यानी चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर डायग्नोस हो जाए बच्चों में तो जुवेनाइल डायबिटीज जो है वो उसमें सिवाय हम इंजेक्शन लगाने के इंसुलिन के और कुछ नहीं कर सकते। वो लोग जो ओरल मेडिसिन से पर आए हैं वो लोग शायद वापस जा सकते हैं अगर वो बहुत अच्छी अपनी मेंटेनेंस कर लें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, लाइफस्टाइल अपना बेहतर कर लें, तो फिर हम शायद इंसुलिन से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। इस हवाले से मजीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही थी डायबिटीज़ के हवाले से, अब मैं रुक करना चाहूँगी ब्लड प्रेशर के हवाले से भी, जो कि एक टिकलिंग बॉम्ब है और कभी हाई तो कभी लो, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को मसाइल रहते हैं। लेकिन ख़ासकर मैं इस चीज़ पर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि एट टाइम्स जब लोग डॉक्टर को चेक कराते हैं और कोई मेडिसिन डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब कर दी जाती है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो लोग इसको कॉन्टीन्यूटी के साथ लेना शुरू कर देते हैं और सालों साल इसका इस्तेमाल करते हैं। हकीम साहब, ये बताइएगा कि ऐसे लोग जो मेडिसिन ले लेते हैं डॉक्टर की जानिब से और वही मेडिसिन साल हर साल इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या नुकसान हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जो उसूल है वो ये है कि ब्लड प्रेशर की दवा को अपने जिस्म में डालें तो 25 घंटे से पहले पहले अगली डोज जरूर डालें। अगर डोज की कंटिन्यूएशन नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी ठीक नहीं होगा, और क्योंकि ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहा जाता है तो अंदाजा नहीं होता कि वो हमारे कौन से जिस्म के पार्ट को उसने फेल कर दिया है और मसाइल बढ़ा दिए। ब्लड प्रेशर गुर्दे को मुतासिर करता है और उससे मसाइल पैदा होते हैं। ब्लड प्रेशर दिमाग की रगों को मुतासिर कर देता है और खुदा ना खास्ता अगर दिमाग की कोई रग फट जाए तो फालिज हो सकता है। इसी ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी रगों में दर्द हो सकता है, रगों में कैल्सिफिकेशन यानी रगों में तंगी की कैफियत पैदा हो सकती है, उसकी वजह भी ब्लड प्रेशर की वजह हो सकती है। मेरी दरखास्त ये कि ब्लड प्रेशर की दवा के लिए जो लोग मुस्तकिल कोई सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इलाज के लिए, उन्हें पहली बात 25 घंटे नहीं गुजरने चाहिए, दवा चाहिए। और दूसरी बात ये कि हर 6 महीने बाद अपने स्पेशलिस्ट से मिल करके दवा का सॉल्ट चेंज करवाइए। अगर दवा चेंज नहीं करवाएंगे तो एक ही दवा का जिस्म आदी हो जाएगा और उस दवा की असर पजीरी खत्म हो जाएगी। सही। अच्छा, ये बताएगा कि जिनका खासकर हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो तो अपनी डाइट वो लोग कैसे प्लान कर सकते हैं? डाइट, देखिए बेटे, डाइट का जहां तक ताल्लुक है, उसूली तौर पर अगर तजुर्बे की बुनियाद पर बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि बाजार में बिकने वाले आम नमक के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है कि आप लाहौरी नमक, जेहलम का जो नमक है वो इस्तेमाल कीजिए, जो डलों की शक्ल में मिलता है। पिंक सॉल्ट जिसे आमतौर पर हमारे यहाँ लोग कहने लग गए हैं, वो नमक इस्तेमाल कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करें, लेकिन लाहौरी नमक करें। दूसरी बात यह है वो ये कि अपनी खुराक को थोड़ा सा जूद हजम बनाएं, हल्की खुराक लिया करें और अपने जिस्म के मामूलात में वॉक को और डीप ब्रीथ को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। उससे ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर होगा।
लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मैं आपसे अर्ज करूं कि बुनियादी बात जो है वो ये कि गुर्दे हमेशा ऑन रिस्क होते हैं, लिहाजा उन लोगों को अपने जिस्म में पानी की कमी कभी नहीं होने देनी चाहिए। अगर वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो उनके गुर्दों पर ज़्यादा असर पड़ेगा और गुर्दे जो है वो फेल हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अपनी खुराक में जो तब्दीलियां करनी है उसमें मैं ये समझता हूं कि तिब्ब नबवी से अगर हम फ़ायदा उठाएं तो तलबीना से ज़्यादा बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ है। इसलिए कि तिब्ब नबवी के एतबार से अमराज की दो मुख्तलिफ किस्में हैं। एक तो जिस्मानी बीमारियां हैं, लेकिन उसके साथ रूहानी बीमारियां भी तिब्ब नबवी का एक बाकायदा मौजू है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टिब हम देखते हैं उसमें पहली चीज़ जो है वो हम उस पर उसको गम में, हम उसको शक में, हम उसको वहम में मुब्तला कर देते हैं। जब ये वाली बात आती है तो ये दिल के अमराज हैं, ये ब्लड प्रेशर की बुनियादी वजूहात हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये रूहानी अमराज हैं, इनका जिस्मानी अमराज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा जो कैफियत पैदा होती है, जो गम प्रेशर की कैफियत पैदा होती है, उसको कम करने के लिए तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कोई इलाज तलाश किया जाए तो वो सिवाय तलबीना के मुझे कोई बहुत ख़ास नहीं मिला। अगर तलबीना का इस्तेमाल अपना मामूल बना लिया जाए, और ये बहुत मामूली सी बात है, हमारे यहाँ आमतौर पर लोग जौ का दलिया इस्तेमाल करते ही हैं। अगर सुन्नत नबी सासम समझकर उसमें थोड़ी सी खजूर और एक चम्मच शहद ऐड कर लें तो फिर वो तलबीना बन जाएगा, और हम उसको दूर शरीफ पढ़कर अगर इस्तेमाल कर लें तो यकीनन अल्लाह के हुक्म से वो ज़रूर फ़ायदा होगा। इस हवाले से हमने बकाशो भी किया था तिब्ब नबवी में हमने तलबीना पर बात की थी, इसकी अहमियत, इसकी अफादियत के हवाले से बात की। आगा साहब आज हमारे साथ थे और इन अहम मौज़ूआत पर उन्होंने हमसे गुफ्तगू शुनीद की। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, आज हमने खासकर डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के हवाले से शो किया है। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि हकीम आगा साहब ने भी बोला था कि आप अगर 40 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको फिर भी अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए, खासकर 6 महीने के बाद। 40 के बाद तो इट्स अ मस्ट कि आप अपने चेकअप को अपनी रूटीन बना लें कि हर 6 मंथ के बाद आपने अपना मेडिकल चेकअप करवाना है। लेकिन अगर कुछ लोग उससे पहले, जैसे कि अपने 20s में हैं या 30s में हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ अगर जाननी है कि आप कहीं इस किस्म की किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे, तो अपने फैमिली में देखिए कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है या मौरूसी आप तक आ सकती है ये चीज़, तो दैट मीन्स कि आप के अंदर डायबिटीज़ के भी एलिमेंट मौजूद हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट भी हो सकते हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर का भी कोई ना कोई इशू हो सकता है अगर आपकी फैमिली में या खासकर आपके पेरेंट्स में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज को लाजमी बनाइए। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।